हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर शिक्षा और इसके उपयोग, महत्व और साथ ही साथ हम लेके आए हैं आपके लिए कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, जो कि आपकी यूपीपीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम में शिक्षण अभिरुचि के यूनिट नंबर 6 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इसकी उपयोगिता और महत्व। तो इसी से संबंधित हम जो है आज 100+ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो वीडियो में बना रहेगा। वीडियो के अंत में हम जो है आपको जितनी भी डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, उनकी पूरी लिस्ट बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा। दोस्तों, जो क्वेश्चन हैं 100+ हैं, तो थोड़ा फटाफट भी करेंगे क्योंकि आपको कंप्यूटर शिक्षा से थोड़ा संबंधित नॉलेज तो है ही, केवल चीज़ों को क्या करना है, रिवाइज करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्यूटर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, कंप्यूटर शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, कंप्यूटर के माध्यम से ज्ञान दक्षता को विकसित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो कंप्यूटर शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ होता है डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना होता है। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा, कंप्यूटर शिक्षा जो होती है ये आती है तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में किया जाता है? तो कंप्यूटर का जो उपयोग होता है दोस्तों सभी क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में जो है कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शिक्षा का लाभ किसे हो सकता है? छात्रों को हो सकता है, शिक्षकों को हो सकता है, या कार्यालय के जो कर्मचारी हैं उनको हो सकता है। तो याद रखिएगा, सभी को जो है ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की पद्धति को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं ई लर्निंग बोलते हैं। अगर कंप्यूटर के माध्यम से अगर शिक्षा दे रहे हैं तो इसको कहा जाता है ई लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ जो होता है दोस्तों, याद रखिए, कंप्यूटर का उपयोग करने की क्षमता को हम बोलते हैं कंप्यूटर साक्षरता। कंप्यूटर शिक्षा छात्रों को किस प्रकार कुशलता प्रदान करती है? तो याद रखिएगा, विश्लेषणात्मक और समस्या समाधान कौशल, ये जो कुशलता है छात्रों को ये विकसित करती है कंप्यूटर शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या होता है? तो याद रखिएगा, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल लर्निंग जो होती है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई प्लेटफॉर्म जो है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? तो ई लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है उसका उदाहरण है आपका कोर्सेरा जो है, इसका एक मुख्य उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर शिक्षा छात्रों को किस तरह लाभ पहुंचाती है? तो याद रखिएगा, सूचना और त्वरित पहुंच जो है ये लाभ पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कंप्यूटर शिक्षा का जो सबसे बड़ा फायदा है, सीखने की प्रक्रिया को सरल और रोचक बनाना ही सबसे बड़ा इसका फायदा है। नेक्स्ट है, ई बुक का उपयोग किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ई बुक का जो उपयोग है डिजिटल शिक्षा से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शिक्षा की मदद से शिक्षक क्या कर सकते हैं? को कंप्यूटर शिक्षा की मदद से जो है शिक्षक पाठ्य योजना भी बना सकते हैं, छात्रों के प्रदर्शन को ट्रैक भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कक्षाएं संचालित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम डिजिटल लर्निंग बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शिक्षा का नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? कंप्यूटर जो शिक्षा है उसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है कि इंटरनेट पर गलत जानकारियों का जो है प्रभाव भी रहता है। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर शिक्षा के लिए कौन सा हार्डवेयर आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पेंसिल आवश्यक नहीं है, बाकी आपका कीबोर्ड आवश्यक होता है, मॉनिटर भी आवश्यक होता है और प्रिंटर भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर शिक्षा में कौन सा सॉफ्टवेयर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये है आपका MS वर्ड भी है, आपका MS एक्सेल भी है और पावर पॉइंट भी है। इन्हीं MS वर्ड और MS एक्सेल और पावर पॉइंट से रिलेटेड हम सेपरेट अभी जो है क्वेश्चन भी पढ़ेंगे आगे वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल शिक्षा में उपयोग होने वाली तकनीक कौन सी है? इंटरनेट, वर्चुअल रियलिटी, या फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या सभी? तो ये सभी रहते हैं डिजिटल शिक्षा में। आजकल इंटरनेट तो है ही, वर्चुअल रियलिटी भी आती है आजकल, और अब तो ये सबसे ज़्यादा जो है यूज़ होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आपका, कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सभी लोगों तक पहुँच भी है, इंटरनेट स्पीड भी है और हार्डवेयर की कमी, ये तीनों जो हैं चुनौती हैं कंप्यूटर शिक्षा के लिए। नेक्स्ट है, MS ऑफिस से संबंधित हम जो है क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं MS वर्ड से संबंधित क्वेश्चंस। तो MS वर्ड से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है पहला,
MS वर्ड में कौन सा फीचर स्वचालित रूप से टाइपिंग त्रुटियों को सुधार करता है? तो याद रखिएगा ऑटो करेक्ट जो है ये टाइपिंग जो है त्रुटियां हैं उसको करेक्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड से, MS वर्ड में हेडर और फुटर का क्या उपयोग होता है? तो याद रखिएगा हेडर और फुटर का जो उपयोग होता है वो क्या होता है, प्रत्येक पृष्ठ पर जो होता है शीर्ष पर और नीचे जो होते हैं उनमें जानकारी अगर आप जोड़ना चाहते हैं पेज के ऊपर भी और नीचे भी है तो उसको बोलते हैं हेडर और फुटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड में कौन सा शॉर्टकट बोल्ड टेक्स्ट बनाने के लिए उपयोगी होता है? तो ये शॉर्टकट याद रखिए, अगर बोल्ड आपको बनाना है तो Ctrl+B कर देंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड लेटर में लिख कर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका MS वर्ड में पेज ब्रेक जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट हम अपनाएंगे? पेज ब्रेक करना है तो हम करेंगे कंट्रोल एंटर कर देंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल और साथ में एंटर भी दबा देंगे। नेक्स्ट है आपका MS वर्ड में टेबल जोड़ने के लिए क्या करेंगे? तो टेबल जोड़ने के लिए करेंगे इंसर्ट में जाएंगे और वहाँ से टेबल में क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका MS एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन है। MS एक्सेल में अगर आपको क्या करना है, पंक्ति और स्तंभ के मिलने वाले स्थान होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेल बोलते हैं। उसमें कॉलम भी होते हैं, है ना, पंक्तियां भी होती हैं और स्तंभ भी होते हैं, तो उनको बीच में जो इस तरह से जुड़ता है, इस तरह से ये होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? हम सेल बोलते हैं। इतने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका MS एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? सम फंक्शन का अगर हम प्रयोग करते हैं तो संख्याओं को अगर जोड़ना है तो हम सम फंक्शन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है MS एक्सेल में मर्ज और एंड सेंटर का जो विकल्प है किस लिए प्रयोग किया जाता है? मर्ज और सेंटर का, तो इसका उपयोग होता है सेल को जोड़ना अगर है तो मर्ज का यूज़ करते हैं, सामग्री को केंद्र में रखने के लिए सेंटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है MS एक्सेल में पाइवट टेबल का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये होता है आपका डेटा विश्लेषण करने के लिए होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MS एक्सेल में फ्रीज पेंस का मतलब क्या है? इसका कार्य क्या होता है फ्रीज वाले का? तो फ्रीज पेंस का जो कार्य होता है दोस्तों याद रखिएगा, पंक्तियों और स्तंभों को स्थिर रखना। अगर आप पंक्तियां हैं या फिर आपके स्तंभ में अगर आपको उसको इधर उधर घुमाना नहीं चाहते हैं, उसको स्थिर रखना चाहते हैं तो फ्रीज पेन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है पावर पॉइंट से संबंधित, पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट हम उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं FS यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का कार्य क्या होता है? तो ट्रांजिशन का जो कार्य होता है दोस्तों याद रखिएगा, ये क्या करता है? एनिमेशन जोड़ देता है, यानी कि स्लाइड के बीच, स्लाइड है उसमें बीच बीच में आपको एनिमेशन जोड़ना है तो हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन का। नेक्स्ट आपका MS पावर पॉइंट में हैंड आउट क्या होता है? तो हैंड आउट जो होता है याद रखिएगा, स्लाइड का एक प्रिंट आउट होता है, उसको हम बोलते हैं हैंड आउट्स। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का प्रयोग जो होता है उपयोग किसके लिए होता है? तो ये होता है आरेख और ग्राफिक जोड़ने के लिए जो होता है, इस पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? याद रखिएगा, इसका जो प्रयोग होता है वो होता है स्लाइड के बीच मूवमेंट जोड़ने के लिए जो होता है एनिमेशन जो है पेन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका आउटलुक से संबंधित है MS आउटलुक। MS आउटलुक का उपयोग जो है मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? MS आउटलुक का जो प्रयोग होता है ईमेल भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका MS आउटलुक में CC का मतलब क्या है? तो MS आउटपुट में जो CC का मतलब होता है वो कार्बन कॉपी होता है, याद रखिएगा। ये आपका Gmail में भी होता है इसी तरह से। MS आउटलुक में BCC का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो BCC का जो उपयोग होता है वो क्या होता है? गुप्त रूप से ईमेल भेजने के लिए BCC का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका MS आउटलुक में जंक ईमेल क्या होता है? तो जंक ईमेल जो होता है स्पैम या अवांछित ईमेल को हम बोलते हैं जंक मेल बोलते हैं। नेक्स्ट MS आउटलुक में आउटबॉक्स क्या दर्शाता है? आउटबॉक्स क्या दर्शाता है? याद रखिएगा, आउटबॉक्स जो होता है भेजने की, जो भी ईमेल भेज रहे हैं उसमें जो कतार में जो पड़े हुए ईमेल होते हैं उनको बोलते हैं आउटबॉक्स। तो जब भी आप मैसेज भेजते हैं तो आउटबॉक्स में आएगा, वो भेजने की कतार में जो पड़े हुए ईमेल हैं। नेक्स्ट आपका इंटरनेट से संबंधित महत्वपूर्ण MCQs हैं। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट याद रखिएगा, नेटवर्क का नेटवर्क को हम बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट में डेटा ट्रांसमिशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? याद रखिएगा, इसके लिए होता है आपका TCP या IP एड्रेस होता है। नेक्स्ट होता है आपका वेबसाइट का अनूठा पता क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का जो अनूठा पता होता है वो क्या कहलाता है? URL कहलाता है। नेक्स्ट आपका ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग के करते हैं हम? ईमेल अगर भेजना है तो उसके लिए यूज हम करते हैं SMTP। नेक्स्ट है आपका वेब पेज खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए वेब ब्राउज़र जो है इसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP का जो पूरा नाम होता है याद रखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इंटरनेट पर फाइल अगर आपको डाउनलोड करना है ना, तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि FTP का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट आपका IP एड्रेस कितने बिट्स का होता है? ये भी याद रखिएगा, IP जो एड्रेस होता है ये 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है, याद रखिएगा।
साथ में से 128 बिट का भी होता है, यानी कि डी ऑप्शन भी रहता है इसमें। नेक्स्ट है किसी वेबसाइट का सुरक्षित संस्करण किस तकनीक का उपयोग करता है, तो ये यूज़ करता है SSL और TLS का यूज़ करता है। नेक्स्ट है इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसमिटेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं, तो सुरक्षित करने के लिए हम क्या करते हैं, HTTPS यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन है नेक्स्ट, किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए अगर हम कौन सा सिस्टम प्रयोग करेंगे, कौन सा हम सिस्टम का उपयोग करते हैं अगर ब्लॉक करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फेयरवेल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट पर सबसे पहले उपयोग किया जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है, तो आर्की इसका जो है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, तो इंटरनेट का आविष्कार जो था ये वैन शेफ और बॉम खान ने किया था, है नहीं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट पर भेजने वाले डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में हम भेजते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैकेट्स बोलते हैं। अगर इंटरनेट पर आप भेज रहे हैं डेटा को बट छोटे छोटे टुकड़ों में भेज रहे हो तो उसको पैकेट्स बोलते हैं। डोमेन नाम जो है www.example.com है। .com का मतलब क्या होता है, तो .com का मतलब होता है, याद रखिएगा, टॉप लेवल डोमेन होता है, TLD, टॉप लेवल डोमेन। इंटरनेट पर बड़े डेटा को स्टोर और एक्सेस करने के लिए कौन सी तकनीक का हम उपयोग करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि VPN का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो वर्चुअल जो है प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग जो है ऑनलाइन गोपनीयता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेट पर डिजिटल फाइल को स्टोर करने की सर्विस को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, अगर डिजिटल चीज़ें आपको इंटरनेट पर सेव करनी है तो उसको बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका DNS डोमेन नेम सिस्टम का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो डोमेन नेम सिस्टम का जो उपयोग होता है वेबसाइट के नाम को IP एड्रेस बदलने के लिए किया जाता है, DNS का यूज। नेक्स्ट आपका इंटरनेट पर किसी साइट को एक्सेस करने के लिए कौन सा पता आवश्यक होता है, तो इंटरनेट पर अगर कोई साइट है उसका अगर आपको क्या करना है, एक्सेस करना है, तो उसको आपका क्या करना है, URL, यूनिवर्स रिसोर्स लोकेट, यानी कि URL का यूज़ करना होता है। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान से अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो देखें पहला क्वेश्चन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, याद रखिएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय करना जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है, तो सबसे छोटी यूनिट जो होती है बिट होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका USB का पूरा नाम क्या है, तो USB का जो पूरा नाम होता है, याद रखिएगा, ये होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, USB यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, जो कंप्यूटर की जो सबसे छोटी जो इकाई होती है डेटा की, वो क्या होती है, बिट होती है, क्या होती है, बिट होती है, और इसको 0 और 1 के रूप में लिखते हैं। साथ ही ये भी याद रखिएगा, तो एक निब्बल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है, और एक बाइट जो हमें होते हैं 4 बिट्स, 8 बिट सॉरी, एक निब्बल में 4 बिट्स होते हैं और एक बाइट मिलके फिर 8 बिट बनाता है। इसी तरह से जो है आपका 1 किलोबाइट जो होते हैं, या 1 किलोबाइट जो होता है वो आपका बनाएगा फिर 1024 बिट्स बनाएगा। फिर उसी तरह से आपका 1 MB में 1024 किलोबाइट होते हैं, 1 GB में आपके 1024 मेगाबाइट होते हैं, और 1 टेराबाइट में आपके 1024 GB होते हैं, याद रखें, गीगाबाइट होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, कंप्यूटर में निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर में निर्देशों के समूह को हम दोस्तों बोलते हैं प्रोग्राम बोलते हैं। कंप्यूटर का सबसे तेज इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, तो सबसे तेज जो होता है आपका स्कैनर होता है, याद रखिएगा, स्कैनर होता है। नेक्स्ट है ALU का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो ALU का जो प्रमुख कार्य जो होता है, याद रखिएगा, अंक गणितीय और तार्किक गणनाएं करना होता है। ALU का अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं ALU को, याद रखिए भी। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर में रिफ्रेश बटन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो कंप्यूटर में रिफ्रेश बटन का जो उपयोग होता है वो डिस्प्ले को अपडेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो याद रखिएगा ये चौथी पीढ़ी का जो है कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट है HTML का फुल फॉर्म बताना है, तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में फेयरवेल का क्या कार्य होता है, तो ये भी याद रखिएगा, नेटवर्क की जो सुरक्षा होती है उसको प्रदान करने के लिए जो है फेयरवेल का यूज होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो ये गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, किलोबाइट में या बिट में या मेगाबाइट में, तो याद रखिए गीगाहर्ट्ज में जो है इसको हम मापते हैं, गीगाहर्ट्ज में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर में कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है, तो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है वो इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। वीडियो के अंत में आपको जितनी भी इनपुट डिवाइसें हैं और आउटपुट डिवाइसें हैं तो उनकी पूरी लिस्ट आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका
निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा आपका विंडोज़ होता है, ठीक है। MS वर्ड हो गया, गूगल क्रोम हो गया, VLC मीडिया प्लेयर, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। विंडोज़ क्या होता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए कौन सा हम उपयोग किया जाता है, कौन सा हम इसमें से उपयोग करेंगे? तो हम यूज़ करेंगे एंटीवायरस प्रोग्राम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कौन आवश्यक प्रोग्राम कौन सा होता है? तो इसमें होता है आपका ब्राउज़र, ठीक है। इंटरनेट खोलना है, एक्सेस करना है तो ब्राउज़र का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका QR कोड का पूरा नाम क्या है? QR कोड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्विक रिस्पॉन्स, QR मीन्स होता है क्विक रिस्पॉन्स। कंप्यूटर में ट्रैश बिन या रिसाइकल बिन का उपयोग हम क्या करते हैं? क्या होता है ये चीज़? तो हटाई गई जो फाइलें होते हैं इनको स्टोर करने के लिए जो है इसका जो है यूज़ करते हैं, ट्रैश बिन का या रिसाइकल बिन का। नेक्स्ट है आपका CPU में कितने मुख्य भाग होते हैं? तो याद रखिएगा CPU में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ALU होता है आपका, CU होता है और मेमोरी यूनिट होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की जो भाषा है C++, इसके निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता हैं ये आपके बिजार्ने स्ट्रास्टुप्स हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर का पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल किसने भेजा था? तो याद रखिएगा रे टॉमलिंसन ने भेजा था। कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान से अन्य कुछ क्वेश्चन हैं। कंप्यूटर के जनक पूछे जाते हैं आधारभूत ज्ञान से। कंप्यूटर के जनक कौन हैं? चार्ल्स बेबेज हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका CPU का पूरा नाम क्या है? ये आधारभूत ज्ञान है तो आपको इसमें मेंशन भी किया हुआ है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं CPU। कंप्यूटर में सूचना किस रूप में संग्रहित होती है? तो याद रखिएगा बाइनरी फॉर्म में होती है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको 0 और 1 के फॉर्म में। बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? अभी मैंने बताया था बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? आपके 8 होते हैं, याद रखिएगा, है नहीं, 1 बाइट्स में। रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का जो पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या होता है? CPU होता है, याद रखिएगा। मेमोरी या माउस, तो CPU होता है, याद रखिएगा। CPU जो है आपका मुख्य भाग होता है, ठीक है, दिमाग कहलाता है कंप्यूटर का। प्रथम पीढ़ी की जो कंप्यूटर में कौन सा तत्व प्रयोग किया गया है? तो वैक्यूम ट्यूब जो है इसमें प्रयोग किया गया है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो यहाँ पर मॉनिटर जो होती है वो आउटपुट डिवाइस होती है, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर नहीं, केवल जो आपका मॉनिटर जो है यहाँ पर क्या होती है? आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड इनपुट से, माउस भी आपका इनपुट होती है और स्कैनर भी क्या होती है? इनपुट होती है। जैसे कंप्यूटर भाषा जो है का प्रकार कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर डेस्कटॉप लैंग्वेज जो होती है ये कोई कंप्यूटर की भाषा नहीं होती है। हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज ये कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं। नेक्स्ट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, याद रखिएगा। रोम का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एक, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU को कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डाटा अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर करना है आपको? तो अस्थायी रूप से आप कहाँ करेंगे? रैम में करेंगे। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर के लिए प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रॉन थी, याद रखिएगा। बाकी सभी भाषाएं हैं बट फोर्ट्रॉन जो थी पहली प्रोग्रामिंग भाषा थी। नेक्स्ट है आपका www का आपको अर्थ बताना है। तो www का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। पहले वर्ड है, फिर वाइड है, फिर वेब है, वाइड बीच में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? तो कौन सा ब्राउज़र नहीं है आपको बताना है। तो क्रोम, फायरफॉक्स, विंडोज़ या सफारी। विंडोज़ ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ब्राउज़र नहीं है। बाकी क्रोम आपका गूगल का है ना, फायरफॉक्स है आपका, सफारी है, सफारी आपका एप्पल का है। GUI का पूरा नाम क्या है? तो GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूटिंग क्या है? तो बूटिंग का अर्थ होता है दोस्तों, याद रखिएगा, कंप्यूटर को चालू करना और ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड करना को कहते हैं बूटिंग। फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा नेटवर्क की जो सुरक्षा होती है उसके लिए जो होता है फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? तो स्कैनर जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये इनपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर ये आउटपुट डिवाइस होती हैं। नेक्स्ट आपका हार्ड डिस्क का मुख्य कार्य क्या है? हार्ड डिस्क का जो प्रमुख कार्य होता है ये स्थायी स्टोरेज होता है, जबकि जो आपको टेम्प्रेरी करना है तो रैम में स्टोरेज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल C का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल C का उपयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगर आपको कॉपी करनी है तो कंट्रोल C करेंगे और पेस्ट करना है तो कंट्रोल V करेंगे,
ठीक है। और आपको सेलेक्ट करना है सारा का सारा, जो भी आपकी स्क्रीन में आ रहा है इसको एक साथ सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल ए करेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए से सेलेक्ट होगा, कंट्रोल सी से पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा आपका, और उसके बाद कहीं दूसरी जगह इसको आपने इसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी करेंगे। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, डेटा को नष्ट कर देता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका गूगल के संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा गूगल के संस्थापक हैं आपके संस्थापक जो थे लैरी पेज, याद रखिएगा लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। नेक्स्ट है इंटरनेट का पूरा नाम बताना है आपको। इंटरनेट का जो पूरा नाम होता है, याद रखिएगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा 4 प्रकार होते हैं कंप्यूटर के। कौन कौन से होते हैं ये 4 प्रकार, आपको पता होना चाहिए। सुपर कंप्यूटर होता है आपका, एक होता है मिनी फ्रेम कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर हुआ, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, और एक मिनी कंप्यूटर होता है, और एक माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो 4 होते हैं, याद रखिएगा। MS वर्ड क्या होता है, तो ये होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी हम बोल सकते हैं इसको, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो सबसे तेज मेमोरी जो होती है वो कैश मेमोरी होती है, याद रखिएगा। मेमोरी से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है, तो डेटा स्टोर करना जो होता है इसका प्रमुख कार्य होता है। कंप्यूटर मेमोरी का प्रमुख कार्य डेटा को स्टोर करना। कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रमुख इसके प्रकार होते हैं, तो इसके 2 प्रकार होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, याद रखिए प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या है, रैम का जो पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा। उसके बाद है रोम, रोम का भी पूरा नाम पता होना चाहिए आपको, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन से अस्थायी मेमोरी होती है, जो अस्थायी मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, रैम होती है, ये भी याद रखिएगा। कौन सी मेमोरी कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा जो है सुरक्षित रखती है, तो यानी कि ये जो होती है रोम होती है, ठीक है, परमानेंट इसमें मेमोरी रहती है। नेक्स्ट है आपका कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि कैश मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, सबसे तेज होती है। स्थायी मेमोरी कौन सी होती है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि रोम जो होती है रीड ओनली मेमोरी, ये स्थायी मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो ये हार्ड डिस्क जो होती है याद रखिएगा सेकेंडरी मेमोरी होती है। कंप्यूटर की सबसे छोटा भंडार इकाई को क्या कहते हैं, तो सबसे छोटे जो भंडार इकाई होती है उसको हम बोलते हैं बिट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका SRAM और DRAM किस प्रकार की मेमोरी होती हैं, तो ये एक प्रकार से रैम ही होती है, ठीक है, SRAM और DRAM। दोस्तों यहाँ पर जो है SRAM और DRAM लिखा है, तो इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। SRAM का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DRAM का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जो SRAM होता है वो तेज़ फास्ट स्पीड से होती है, इसमें बिजली की कम खपत होती है, थोड़ा महंगी होती है, एक तरह की ये कैश मेमोरी का यूज़ करती है, और इसमें जो होता है डेटा को आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि आपका डायनेमिक जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये थोड़ा धीमी गति से चलती है, बिजली की खपत जो होती है इसमें अधिक होती है इसमें भी, और सस्ती होती है थोड़ा ये। जबकि जो आपका SRAM में बिजली की कम खपत होती है, जबकि डायनेमिक वाले में ज़्यादा खपत होती है, याद रखिएगा। इसमें जो है आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो SDRAM में जो होती है स्पीड अच्छी होती है, जबकि डायनेमिक वाले में थोड़ा कम होती है, ये भी याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है SRAM और DRAM। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका EEPROM का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये भी मेमोरी का जो है एक फॉर्म है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपका फ्लैश मेमोरी का उपयोग किस में किया जाता है, तो फ्लैश मेमोरी का जो उपयोग होता है वो USB ड्राइव में किया जाता है। CPU के सबसे नज़दीक कौन सी मेमोरी होती है, तो ये याद रखिएगा कैश मेमोरी जो होती है सबसे तेज़ होती है, और यही CPU के नज़दीक रहती है। कौन सी मेमोरी अस्थायी और सबसे तेज़ होती है, तो ये अस्थायी भी होती है और तेज़ भी होती है, वो है कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता प्रदान करती है, तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज प्रदान करता है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी टेम्प्रेरी स्टोरेज के रूप में कार्य आती है, तो मैंने इसको बहुत बार बता दिया, जो रैम होती है वो अस्थायी होती है, स्टोरेज प्रदान करती है, जबकि जो रोम होती है वो परमानेंट। नेक्स्ट है मूक का फुल फॉर्म क्या है, तो मूक का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मूक का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है ऑप्टिकल मेमोरी का उदाहरण है कौन सा है, बताना है आपको। ऑप्टिकल यानी कि CD और DVD जो होते हैं ये ऑप्टिकल मेमोरी के उदाहरण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक मेमोरी नहीं है, जो हार्ड डिस्क होती है दोस्तों ये क्या होती है, प्राथमिक नहीं होती है, सेकेंडरी होती है। बाकी जो होती है रैम, रोम, कैश मेमोरी ये प्राथमिक होती हैं।
नेक्स्ट है बायोस किस प्रकार की मेमोरी में संग्रहित रहता है, तो ये होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी में। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी। याद रखिएगा जो प्राइमरी मेमोरी होती हैं ये होती हैं आपकी कौन कौन सी, मैं बता रहा हूँ आपको। प्राइमरी मेमोरी जो होती हैं आपकी कौन कौन सी होती हैं, रैम होती है, याद रखिएगा, रोम होती है, कैश मेमोरी होती है और रजिस्टर होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो कौन कौन सी होती हैं, ये भी याद रखिएगा। हार्ड डिस्क जो होती है आपकी सेकेंडरी होती है, CD और DVD और USB जो होती हैं आपकी सेकेंडरी होती हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी कौन कौन सी होती हैं, हार्ड डिस्क होती है, CD DVD और USB होती हैं। प्राइमरी होती है रैम, रोम, कैश, है ना। और सबसे तेज जो मेमोरी होती है याद रखिएगा कैश मेमोरी सबसे तेज होती है। और सबसे जो बड़ी स्टोरेज जो होती है वो हार्ड डिस्क में जो होता है, सबसे ज़्यादा आपका स्टोरेज आ सकता है किसमें, हार्ड डिस्क में, याद रखिएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसों की सूची पूरी बताऊंगा, तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर को क्या करती हैं, डेटा या निर्देश प्रदान करती हैं। तो वो कौन कौन से होती हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले आता है इसमें कीबोर्ड आता है। क्या आता है, सबसे पहले कीबोर्ड आता है। टेक्स्ट वगैरह इनपुट करना है आपको, माउस से पॉइंटर मूवमेंट वगैरह क्लिक वगैरह करना है, तो ये क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। और भी इनपुट डिवाइस हैं जैसे कि जॉयस्टिक है आपका, जॉयस्टिक है आपका, ये भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन भी क्या है आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप टच करके इनपुट देते हो ना। लाइट पेन जो होता है वो भी क्या है आपका डिजिटल जो पेन होती है लिखने की वगैरह के लिए, ये भी क्या होती है आपकी इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट स्कैनर है आपका, वेबकैम है, ये भी क्या होते हैं इनपुट डिवाइस। स्कैनर जो होता है स्कैन वगैरह करता है ना आपके जितने भी दस्तावेज वगैरह होते हैं वेब डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए। वेबकैम भी क्या है आपका वीडियो इनपुट आपका देता है, तो वेबकैम भी क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन भी आपका क्या है इनपुट डिवाइस, याद रखिएगा। माइक्रोफोन भी क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। ध्वनि को आपकी ध्वनि को क्या करता है, ये डिजिटली कन्वर्ट कर देता है। बारकोड जो स्कैनर होता है वो भी क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। OCR फुल फॉर्म याद रखिएगा, OCR का जो फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ये छवियों से टेक्स्ट निकालने, जो छवियाँ होती है उसमें टेक्स्ट निकाल देता है, इसको बोलते हैं OCR। उसके बाद आता है आपका बायोमेट्रिक स्कैनर, जो है आप जो है सिग्नेचर वगैरह करते हो, तो ये भी क्या होता है आपका इनपुट डिवाइस होती है। बायोमेट्रिक जो स्कैनर होता है चेहरे की पहचान भी कर सकता है। ट्रैक बॉल जो होता है माउस का एक विशेष प्रकार होता है, ट्रैक बॉल भी जो है इनपुट डिवाइस है। गेम कंट्रोलर वगैरह जो होते हैं ये सब क्या होते हैं इनपुट डिवाइस होते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, वे ऐसे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा जो होते हैं प्रोसेस किए गए डेटा को फिर हम तक पहुंचाते हैं, उपयोगकर्ता तक पहुंचाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं आउटपुट डिवाइस, याद रखिएगा। इसमें आता है आपका मॉनिटर आता है, ठीक है, तो मॉनिटर जो है दृश्य आउटपुट आप देख सकते हैं उससे। प्रिंटर आता है, डिजिटल जो डाटा आपने रखा है उसकी हार्ड कॉपी आप निकाल सकते हैं। स्पीकर है, ध्वनि जो आप है उसको आप आउटपुट ले सकते हैं, ध्वनि वगैरह स्पीकर वगैरह लगा करके। हेडफोन है, हेडफोन से आपकी जो है व्यक्तिगत ध्वनि जो है वो आपको सुनाई देगी, तो ये भी आउटपुट हो गया। प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर भी क्या है बड़ी स्क्रीन पर आपका डिस्प्ले दिखाई देगा। प्लॉटर है, उच्च क्वालिटी की जो ग्राफिक्स हैं वो आपको कहते हैं प्लॉटर के थ्रू दिखाई देते हैं, ठीक है। LED इंडिकेटर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। और नेत्रहीनों के लिए होती है ब्रेल वगैरह डिस्प्ले, ये नेत्रहीनों के लिए डिस्प्ले होती है। LED इंडिकेटर्स जो होते हैं संकेत देने के लिए छोटी LED वगैरह लाइट होती हैं। अब होता है कुछ इनपुट और आउटपुट, दोनों तरह की डिवाइस होती हैं। कुछ होती हैं आपकी इनपुट होती हैं और कुछ आउटपुट होती हैं, और यानी कि वो दोनों की तरह कार्य करती हैं, अर्थात वो डेटा को प्राप्त भी कर सकती हैं और आउटपुट भी प्रदान कर सकती हैं। ऐसी कौन कौन सी डिवाइस हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका टच स्क्रीन है। तो टच स्क्रीन क्या है आपका इनपुट भी होगा, है ना। इनपुट में क्या है टच के माध्यम से इनपुट देंगे, आउटपुट इनकम देख भी सकते हैं, यानी कि दोनों ये जो आपका टच स्क्रीन होती है वो क्या होती है आपकी दोनों होती है, इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है। इसी तरह से मॉडेम की बात करें तो मॉडेम क्या होता है, डेटा को इनपुट यानी कि इंटरनेट से डाउनलोड करता है और आउटपुट में डेटा भेजना, यानी कि दोनों रूपों में प्रोसेस होता है। एक होता है आपका हाइब्रिड, ऐसा प्रिंटर जो क्या होता है हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड का मतलब होता है इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो प्रिंट जो है आउटपुट करता है, प्रिंट जो भी हार्ड कॉपी वगैरह है वो उसको आउटपुट करेगा। साथ ही आजकल क्या होता है उसमें स्कैनर भी होता है वो, तो स्कैन को क्या करता है इनपुट भी करता है। स्मार्टफोन जो आपका स्मार्टफोन है ये भी क्या है आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है, क्योंकि टच वगैरह कर रहे हो ना तो इनपुट हो गया, और वॉइस वगैरह डाल रहे हो कैमरा वगैरह है ना, और आउटपुट में आप देख रहे हो स्पीकर से सुनाई भी दे रहा है आपको, कोई म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो, तो स्मार्टफोन भी आपका क्या होगा दोनों आ जाएगा, इनपुट भी और आउटपुट भी। टीवी भी आपका किस में आ जाएगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस में भी आ जाएगा। वीडियो वगैरह स्ट्रीमिंग वगैरह अगर आप करते हो, आज के स्मार्ट टीवी आते हैं वॉइस कमांड इनपुट भी ले सकते हैं उससे, तो स्मार्ट टीवी जो है ये भी आपका इनपुट और आउटपुट है। वॉइस असिस्टेंट जो डिवाइस होते हैं जैसे एलेक्सा आपकी है, गूगल होम्स आता है, सीरी आता है, तो ये भी क्या होते हैं आपके इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। वॉइस को इनपुट में लेता है और ऑडियो वगैरह निकालता है, म्यूजिक वगैरह निकाल देता है। जैसे हम बोलेंगे ये गाना बजाओ, तो हमारी जो वॉइस है ये हमारी इनपुट हो गई, और जो गाना बजाए इनके ऑडियो बजाएगा वो, तो वो क्या हो गया आपकी आउटपुट हो गया।
तो ये एलेक्सा वगैरह होते हैं। एक आता है आपका VR, वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट होते हैं, उससे आप क्या कर सकते हैं, पूरा इनपुट ले सकते हैं और विजुअल आउटपुट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सेंसर के माध्यम से वो इनपुट लेता है और बदले में हमको क्या देता है, विजुअल आउटपुट देता है। तो कहने का मतलब है जो इनपुट डिवाइस होती हैं आपकी, वो कंप्यूटर को डेटा प्रदान करती हैं, आउटपुट डिवाइस जो होती हैं वो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को हम तक पहुंचाती हैं, और कुछ डिवाइसेज जो होते हैं दोनों का कार्य करती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा टच स्क्रीन पढ़ा, स्मार्टफोन पढ़ा, मॉडेम पढ़ा, ये क्या होती हैं आपकी दोनों की तरह काम करती हैं। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कंप्यूटर आधारित सामान्य ज्ञान से संबंधित थे, शिक्षा में कंप्यूटर की उपयोगिता से संबंधित थे। ठीक है, जो आपकी लेक्चर एग्जाम के यूनिट नंबर 6 में मेंशन है पूरी तरह से। तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं और आपके काम भी आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। जो DTH है, DTH जो है डायरेक्ट टू होम बोलते हैं इसको, ये 16 दिसंबर 2004 को जो है लॉन्च हुआ था दूरदर्शन का। ठीक है, और दिल्ली दूरदर्शन केंद्र जो था ये हुआ था 15 सितंबर, याद रखिएगा 15 सितंबर 1959 को जो है ये आपका आया था दिल्ली दूरदर्शन केंद्र, यानी कि टीवी जब का सबसे पहले। ठीक है नी, उसके बाद प्रसार भारती जो था, प्रसार भारती का जो हुआ था इसमें ये 23 नवंबर, याद रखिएगा 23 नवंबर 1997 जो है प्रसार भारती का यहाँ पर आगमन हुआ था। आकाशवाणी जिसे हम बोलते हैं AIR है ना, और इंडिया जो रेडियो है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 8 जून 1936 को हुई थी। ठीक है, आकाशवाणी AIR। उसके बाद जो है नाम इसको वैसे AIR नहीं था, इसका AIR बाद में दिया गया, 1957 में दिया गया इसको, 1957 में जो है AIR को फिर बाद में आकाशवाणी नाम दिया गया। इंटरनेट की बात करें, अगर इंटरनेट की बात करें दोस्तों, तो इंटरनेट की जो बात करें तो इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी भारत में, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट की शुरुआत जो हुई थी 15 अगस्त को हुई थी, 15 अगस्त 1995 को हुई थी इंटरनेट की शुरुआत। इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त। एक में शिक्षा से संबंधित एक उपग्रह है, याद रखिएगा, एक उपग्रह है शिक्षा उपग्रह, शिक्षा से संबंधित उपग्रह है, तो उसको भी आपको याद करना जरूरी है। उसका नाम है एडुसेट। क्या नाम है उसका? एडुसेट नाम है, एडुसेट नाम है, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं GSAT 3। ठीक है, ये शिक्षा उपग्रह है। कब लॉन्च हुआ था ये? 20 सितंबर को हुआ था 2004, ये भी याद रखिएगा डेट, 20 सितंबर 2004 को एडुसेट लॉन्च हुआ था। स्वयं प्रभा चैनल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये भी, इसमें बहुत सारे चैनल जो होते हैं एजुकेशनल चैनल्स होते हैं। तो स्वयं प्रभा जो है आपका ये चैनल्स वगैरह हैं। तो इसमें जो चैनल हैं 34 चैनल, ये भी याद रखिएगा। शुरुआत में खैर 32 चैनल थे, जो अभी हैं 34 चैनल हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है PM ई विद्या जो चैनल है, ये भी आपके क्या हैं, चैनल हैं, दूरदर्शन पर DTH पर आते हैं। PM ई विद्या चैनल हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ये TV चैनल हैं। ठीक है, ये कम से कम ये हैं कितने, 1 से 12 तक चैनल हैं, कक्षा 1 से लेकर के क्लास वाइज जो है 12 चैनल हैं। इनका उद्देश्य क्या है, याद रखिएगा, इनका उद्देश्य जो है 21वीं सदी के कौशल जो है तैयार के अनुरूप जो है छात्रों को जो है शिक्षा देना है। निपुण भारत जो है, इसकी जो शुरुआत हुई थी निपुण भारत की, याद रखिएगा, निपुण जो भारत है उसकी जो शुरुआत हुई वो हुई थी 5 जुलाई को याद रखिएगा 2021 में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।